दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा पर। दोस्तों आज की वीडियो उत्तराखंड के लाखों युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC ने न्यायालय विभाग में एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती आपके लिए शानदार अवसर साबित हो सकती है। दोस्तों इस भर्ती के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों में कुल 398 पदों पर दोस्तों भर्ती यहाँ पर जारी की है। दोस्तों 398 पदों पर दोस्तों भर्ती जारी की गई है दोस्तों। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इसमें जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और पर्सनल असिस्टेंट जैसे पद शामिल है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भर्ती की पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों कुल कितने पद हैं, किस पद पर कितनी वैकेंसी है, आवेदन कब तक करना है, योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या है, वेतन कितना मिलेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और दोस्तों आरक्षण के नियम क्या हैं और वे सभी महत्वपूर्ण बातें जो आयोग ने अपने आधिकारिक विज्ञापन में दोस्तों बताई हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपका आवेदन निरस्त कर सकती है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो दोस्तों जो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन तिथि जो जारी हुई, जो कल ही हुई थी दोस्तों, 15 जून 2026 को जारी हुई थी। और आवेदन आरंभ करने की तिथि दोस्तों 25 जून 2026 है दोस्तों, यानी कि इसी महीने दोस्तों 22 जून से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों आवेदन आरंभ करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि मात्र दोस्तों 6 जुलाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। 6 जुलाई 2026 से तो ये लास्ट डेट है दोस्तों, इससे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। यदि आवेदन करते समय आपकी कोई गलती हो जाती है तो आयोग ने आवेदन संशोधन यानी कि जो करेक्शन विंडो भी यहाँ पर दी है दोस्तों। आप 8 जुलाई से 10 जुलाई 2026 तक, 8 से 10 जुलाई तक, 8 से 10, 8, 9, 10 यानी कि इन 3 दिनों में आप यदि कोई करेक्शन करना चाहते हैं, आपके यानी कोई गलती हुई है, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि पहले ही आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म अब 22 से भरना शुरू करेंगे तो हर स्टेप को आप ध्यान से भरिएगा। इसके बाद दोस्तों किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं होगा। 10 जुलाई 2026 के बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सावधानी से आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। दोस्तों अब बात करें परीक्षा की, जो आयोग ने लिखित परीक्षा की संभावित तिथि जारी की है दोस्तों, वो दोस्तों जारी की है 23 अगस्त 2026। हालांकि दोस्तों आयोग आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा तिथि में परिवर्तन भी कर सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से आपको देखना चाहिए। इसमें कुछ लिखित, क्योंकि यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है दोस्तों, इसमें बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे कुल रिक्तियों की। यहाँ पर दोस्तों 398 इस भर्ती में आवेदन के अंतर्गत कुल 398 पद दिए गए हैं दोस्तों। और यह भर्ती उत्तराखंड के विभिन्न जिला न्यायालयों और कुटुंब न्यायालयों में की जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों पदवार रिक्तियों को समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट यानी कि जो सिविल कोर्ट है दोस्तों कनिष्ठ सहायक की, यहाँ पर दोस्तों 230 पोस्टें हमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद दोस्तों वही जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की जो पोस्टें हैं कुटुंब न्यायालय में दोस्तों हमें यहाँ पर 29 पद दोस्तों दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आशुलिपिक ग्रेड 1 है दोस्तों, ग्रेड 1 या ये व्यक्तिगत सहायक जिसको आप पर्सनल असिस्टेंट, ये दोस्तों सिविल कोर्ट में है। इसमें दोस्तों कुल 128 पद दोस्तों हैं। उसके बाद दोस्तों आशुलिपिक ग्रेड 1 पर्सनल सहायक, ये दोस्तों कुटुंब न्यायालय में है और इसमें दोस्तों वैकेंसी 11 है। तो इन सबको जोड़ दिया जाए तो कुल पदों की संख्या दोस्तों 398 हो जाती है दोस्तों। यानी यह हाल के समय में न्यायालय जो उत्तराखंड हाईकोर्ट है नैनीताल द्वारा न्यायालय विभाग की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। और दोस्तों अच्छी बात यह है इसमें ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए बड़ी संख्या में पद उपलब्ध हैं। अब सवाल आता है कि उन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, कौन दोस्तों इन पदों में आवेदन कर सकता है। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या दी है। तो दोस्तों एक बार क्वालिफिकेशन में दोस्तों नज़र डाल देते हैं।
दोस्तों कौन कौन आवेदन कर सकता है? दोस्तों अब बात करेंगे इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यानी शैक्षिक योग्यता की। बहुत सारे उम्मीदवारों का दोस्तों सवाल होता है कि क्या 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं? तो दोस्तों इस वाले विज्ञापन में सीधा जवाब है कि आप नहीं कर सकते हैं। इस भर्ती में सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दोस्तों या स्नातक मानी गई है। दोस्तों यहाँ पर मांगी गई है, ग्रेजुएशन रखी गई है। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है दोस्तों, तभी आप इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। अब दोस्तों पदवार योग्यता को समझ लेते हैं। दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में हम योग्यता देख लेते हैं। दोस्तों जो अलग अलग जिलों के हिसाब से आप इस लिस्ट को आप UKEE की वेबसाइट पर दोस्तों देख लीजिए। लेकिन दोस्तों जूनियर असिस्टेंट पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना दोस्तों अनिवार्य है। और दोस्तों इसके साथ साथ उम्मीदवार को हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएशन होना ही पर्याप्त नहीं होगा दोस्तों। इस पद के लिए दोस्तों कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग भी दोस्तों अनिवार्य रूप से आपको आनी चाहिए। दोस्तों हिंदी टाइपिंग की जो न्यूनतम गति आपको यहाँ पर दी गई है दोस्तों, वो दी गई है दोस्तों 25 शब्द प्रति मिनट, यानी आपकी हिंदी टाइपिंग कमज़ोर है तो दोस्तों अभी उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको कंप्यूटर संचालन का भी ज्ञान दोस्तों होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का भी दोस्तों आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि चयन के बाद अधिकांश कार्य दोस्तों कंप्यूटर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि कंप्यूटर संचालन का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में दोस्तों क्या योग्यता मांगी गई है। तो दोस्तों अब हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 यानी कि और पर्सनल असिस्टेंट जो ये पोस्टें जिलेवार दी हैं दोस्तों, इसमें क्या मांगा गया है। तो दोस्तों इन पदों के लिए जो अनिवार्य योग्यता है वो स्नातक है दोस्तों। तो यहाँ केवल दोस्तों ग्रेजुएशन करना ही दोस्तों पर्याप्त नहीं होगा, आपको स्टेनोग्राफी यानी आशुलेखन भी दोस्तों आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी शैक्षिक योग्यता की स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में। तो दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी आशुलेखन में दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट। इसके साथ दोस्तों हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, 25 शब्द प्रति मिनट दोस्तों मांगा गया है, होनी चाहिए उसके। और दोस्तों इसके अलावा अंग्रेजी जानने वालों का अतिरिक्त लाभ। दोस्तों विज्ञापन में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, यदि किसी अभ्यर्थी को अंग्रेजी टाइपिंग और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी भी आती है, यदि अंग्रेजी आशुलेखन और अंग्रेजी टाइपिंग भी आती है तो उसको वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट में यदि अभ्यर्थी की अंग्रेजी टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट है तो उसे अतिरिक्त वरीयता मिल जाएगी। स्टेनोग्राफर में दोस्तों यदि अभ्यर्थी की अंग्रेजी आशुलेखन की जो आशुलेखन गति है वो 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग की गति 35 शब्द प्रति मिनट है तो उसे भी वरीयता दी जाएगी दोस्तों। हालांकि यह अनिवार्य योग्यता नहीं है बल्कि वरीयता की श्रेणी में आती आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा यहाँ पर, यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अभी से हिंदी टाइपिंग का नियमित अभ्यास शुरू कर दीजिए। और यदि आप स्टेनोग्राफर पद का लक्ष्य बना रहे हैं तो हिंदी स्टेनो और हिंदी टाइपिंग दोनों पर दोस्तों विशेष ध्यान अभी से देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अंतिम चयन में यह कौशल आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। अब दोस्तों अगला बड़ा सवाल है कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है दोस्तों, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन पदों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर दोस्तों की जाएगी। न्यूनतम आयु दोस्तों अभ्यर्थी कम से कम दोस्तों यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए। और मैंने आपको आयु बता दिया दोस्तों, आपकी जो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के दोस्तों आधार पर की जाएगी। इस समय तो आपके 21 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। और दोस्तों अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात सामान्य रूप से वही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिनकी निर्धारित आयु सीमा के भीतर जो इस एज लिमिट में आते हों। दोस्तों आरक्षित वर्गों की आयु में छूट, यदि आप उत्तराखंड राज्य में आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको शासन के नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और अन्य पात्र श्रेणियाँ भी दोस्तों शामिल हैं। और दोस्तों आयु छूट
का लाभ लेने के लिए वैध प्रमाण पत्र दोस्तों आपके पास होना जरूरी है। तो दोस्तों आरक्षण से संबंधित विज्ञप्ति को यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को आप दोस्तों पढ़ लीजिए। इस भर्ती में निम्न श्रेणियों को नियमानुसार क्षत्रिय आरक्षण का लाभ मिलेगा, जैसे महिला अभ्यर्थी, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं उनसे आश्रित और जो अनाथ श्रेणी में आते हैं और कुशल खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण की दोस्तों बात यहाँ पर की गई है। दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मूल निवास से जुड़ी महत्वपूर्ण बात। तो दोस्तों आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का वैध मूल प्रमाण पत्र होना दोस्तों आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण का दावा करता है लेकिन उसके पास निर्धारित प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जा सकता है और दोस्तों उसका दावा अस्वीकार किया जाएगा यदि उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। और दोस्तों पात्रता से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें दोस्तों इसमें दी गई हैं। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी प्रमाण पत्र निर्धारित और वैध होने चाहिए, आयोजन में दी गई जानकारी और प्रस्तुत दस्तावेज में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, आयोग में किसी भी चरण व पात्रता की जांच यहाँ पर होगी दोस्तों। यदि किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई गई तो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, उसका चयन निरस्त कर जाएगा। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पदों पर चयन होने में आपको सैलरी दोस्तों कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक, सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट में पद के लिए जो वेतनमान निर्धारित है दोस्तों, ये पे लेवल 3 की दोस्तों पोस्ट है और वेतनमान दोस्तों 21,700 से आपका 69,100 प्रतिमाह मिलेगा। यानी नौकरी लगने वाले के बाद आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और अन्य सरकारी सुविधाएं भी दोस्तों मिलेगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या वेतनमान दोस्तों दिया गया, उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कनिष्ठ सहायक है। उसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। तो दोस्तों इसमें भी हम ये दोस्तों जो जॉब है लेवल 5 देख लेते हैं दोस्तों पहले। तो दोस्तों लेवल 5 में जो वेतनमान दोस्तों दिया गया है, ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट है, इसमें लेवल 5 में दोस्तों वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये प्रति माह। तो दोस्तों यह जूनियर असिस्टेंट की तुलना में उच्च वेतन वाला पद है जो कनिष्ठ सहायक से, इसमें वेतनमान, ये लेवल 5 की पोस्ट है दोस्तों, इसमें वेतनमान उससे ज़्यादा है। उसके बाद दोस्तों एक लेवल 7 की भी पोस्ट दोस्तों इसमें है, उसमें भी देख लेते हैं दोस्तों उसमें वेतनमान क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर लेवल 7 है। तो दोस्तों ये भी दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट, दोस्तों यह इस भर्ती का सबसे उच्च वेतनमान वाला दोस्तों पद है और इस पद के लिए वेतनमान जो निर्धारित है दोस्तों लेवल 7 के लिए 44,900 से 1,42,400 तक दोस्तों पे लेवल 7 की पोस्ट है। यानी यदि आपका चयन इस पद पर होता है तो प्रारंभिक वेतन ही दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। तो दोस्तों क्या केवल बेसिक सैलरी मिलेगी? नहीं, सरकारी नियमों के अनुसार दोस्तों समय समय पर देय विभिन्न भत्ते भी आपको मिलेंगे। हालांकि वास्तविक जो इन हैंड सैलरी वो डिपेंड करती है पोस्टिंग स्थान कहाँ पर है, कौन सी कटौतियाँ होंगी और शासन के नियमों पर दोस्तों निर्भर करती है। और दोस्तों यदि वेतन को आधार मान के चलते हैं कि कौन सा पद बेटर है, तो सबसे पहले दोस्तों स्थान आएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में दोस्तों जो ये पोस्ट आई हैं, कुटुंब न्यायालय में जो दोस्तों पोस्ट आई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेतनमान है। फिर उसके बाद स्टेनो ग्रेड जो 1 पर्सनल असिस्टेंट सिविल कोर्ट में है और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में है। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों स्टेनोग्राफर पद के लिए आशुलेखन यानी स्टेनो स्किल आना आवश्यक है, इसलिए उम्मीदवार को अपनी योग्यता और तैयारी के अनुसार पद का चयन करना चाहिए। दोस्तों अब तक हमने पद, योग्यता, आयु सीमा और वेतन समझ लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि चयन प्रक्रिया दोस्तों कैसे होगी। इसमें दोस्तों लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट दोस्तों कैसे होंगे, तो दोस्तों इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों यह इस भर्ती का महत्वपूर्ण चयन है, पार्ट है दोस्तों। और इस भर्ती में मुख्य रूप से 3 चरण दोस्तों होंगे। पहला चरण लिखित परीक्षा का दोस्तों होगा और दूसरा चरण दोस्तों टाइपिंग टेस्ट और
जिनका स्टेनो है, स्टेनो टेस्ट होगा। यानी आपके जिस पद के लिए आवेदन किया उसके अनुसार ही कौशल परीक्षा आपको देनी होगी। और तीसरा जो स्टेप होगा दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। और इन सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। तो दोस्तों लिखित परीक्षा कैसी होगी? तो दोस्तों आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस के होंगे। उम्मीदवारों में से सही ऑप्शन चुनना होगा। और दोस्तों यह परीक्षा जो आयोग ने यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड किसी माध्यम से हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी निर्देशों को नियमित रूप से दोस्तों देखते रहना चाहिए। और लिखित परीक्षा की जो अंक हैं दोस्तों 140 नंबर की दोस्तों ये परीक्षा है, 140 अंकों की होगी। और परीक्षा के लिए आपको दोस्तों 2.5 घंटे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा? तो इस विज्ञप्ति में साफ लिखा गया है दोस्तों कि विस्तृत सिलेबस आयोग द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। इसलिए आवेदन के बाद दोस्तों आवेदन की वेबसाइट पर नियमित रूप से आप नज़र बनाए रखें, उसमें सिलेबस आएगा दोस्तों, उसको डाउनलोड करिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी या नहीं? हाँ जी जरूर होगी। इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर आपका 0.25 अंक दोस्तों कटेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों बिना सोच समझे तुक्का मारना नुकसानदायक होगा। और दोस्तों एक से अधिक उत्तर भरने पर क्या होगा? यदि किसी प्रश्न में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प भर देता है तो वह उत्तर गलत माना जाएगा और उस पर भी निर्धारित ऋणात्मक अंक लागू होंगे। तो दोस्तों प्रश्न छोड़ने पर क्या होता है? यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया तो उस पर कोई अंक नहीं कटेगा। इसलिए जिन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं आता उसे छोड़ना ही दोस्तों बेहतर होता है। और दोस्तों ओमार सीट से जुड़ी बातें दोस्तों, यदि परीक्षा ओमार सीट धारित होती है तो आप वाइडनर का प्रयोग नहीं करें, ओवर राइटिंग न करें, उत्तर सावधानी से दोस्तों भरें। नियमों का उल्लंघन करने पर दोस्तों आपकी ओमार सीट अमान्य भी घोषित हो सकती है। इसलिए दोस्तों उसके बाद जो आंसर की आएगी तो दोस्तों परीक्षा के बाद आयोग आंसर की जारी करेगा, प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा। यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर आपको आपत्ति होगी तो आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज आप करा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए अब हम देखते हैं कि शुल्क वगैरह आयोग ने अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि इसमें ड्राफ्ट वगैरह कितने का लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सामान्य जो वर्ग है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी में 300 रुपये का दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क लगेगा। और दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये का आवेदन शुल्क दोस्तों लगेगा। और शुल्क का भुगतान दोस्तों आप केवल ऑनलाइन माध्यम से उसमें करेंगे। फॉर्म भरते समय आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ध्यान रखें फी जमा हुए बिना आवेदन पूर्ण नहीं माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। वहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह जानना होगा। पर्सनल डिटेल आप भरिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ध्यानपूर्वक दोस्तों भरिए। कैटेगरी डिटेल में आप यदि SC, ST, OBC, EW, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य आरक्षित श्रेणी का लाभ लेना चाहते हो तो सही जानकारी आप दोस्तों भरिए, जिसका आप वैलिड डॉक्यूमेंट उपलब्ध बाद में करा सकें दोस्तों। आप अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही बना के अपने रखे होंगे। निर्धारित स्थान पर फोटो हस्ताक्षर अपलोड आपको करने होंगे। आवेदन शुल्क दोस्तों ऑनलाइन आपको जमा करना होगा और फॉर्म को अंतिम बार अच्छी तरह जांच कर लें और फ्री सबमिट करें। और अंतिम आवेदन पत्र का प्रिंट आउट दोस्तों अपने पास जरूर रख लें, भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और दोस्तों करेक्शन विंडो जो है, यदि आवेदन भरते हैं कोई गलती हो गई तो घबराने की जरूरत दोस्तों नहीं है। आवेदन ने आपको संशोधन की सुविधा भी दोस्तों दी है और संशोधन जो तिथि वहाँ पर दी गई दोस्तों 8 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 तक दोस्तों आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अवधि के बाद किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों किन गलतियों से आवेदन रद्द हो सकता है? तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण पहलू है। हर भर्ती में हजारों आवेदन छोटी छोटी गलतियों के कारण निरस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आवेदन निरस्त के मुख्य जो कारण होते हैं, ये तो गलत जानकारी देना, फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना, निर्धारित योग्यता पूरी न करना, गलत श्रेणी का दावा करना, निर्धारित शुल्क को जमा न करना, आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना, दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहना, आयोग को गुमराह करने का प्रयास करना। तो दोस्तों एक ही पद के लिए नियमों के विपरीत एक से अधिक आवेदन करना। इसलिए दोस्तों फॉर्म भरते समय प्रत्येक जानकारी को 2 से 3 बार आप अवश्य जांच कर लें। और दोस्तों अब बात करेंगे कि आपको इसका एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस और मेडिकल स्टेटस से जुड़े नियम
एडमिट कार्ड कवर कैसे मिलेगा दोस्तों, ये बाद में आपको पता चलेगा दोस्तों। कि जैसे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों आयोग किसी भी अभ्यर्थी को अब डाक से तो नहीं भेजता है एडमिट कार्ड। उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड स्वयं आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। इसलिए आवेदन करते समय अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही दर्ज करें और ईमेल आईडी अपना पर्सनल पासवर्ड और ईमेल सुरक्षित स्थान पर नोट करके जरूर रखें, क्योंकि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं इसी माध्यम से आपको प्राप्त होती हैं दोस्तों। यदि किसी कारणवश यदि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तुरंत आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। और दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट से जुड़ी बातें जो है इसमें दे रखी है विज्ञापन में। तो सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का कैरेक्टर आवश्यक सही होना जरूरी है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, कोई विरुद्ध परिस्थितियाँ पाई जाती है तो सरकारी सेवा के लिए अनुयुक्त पाई जाती हैं तो नियुक्ति प्रभावित हो सकती है दोस्तों। और दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति के समय आयोग और विभाग आवश्यकता क्षेत्र प्रमाण पत्र आपसे दोस्तों मांगेगा। मेडिकल फिटनेस भी दो इसमें सब सर्टिफिकेट दिए हैं दोस्तों। अब आप बात जो मेडिकल फिटनेस है, तो इसकी नियुक्ति से पहले अभ्यर्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना दोस्तों जरूरी है। और यदि किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चिकित्सीय परीक्षण की गुना पड़े तो उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाना जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों सरकारी सेवा के लिए आवश्यक स्वास्थ्य मानदंड पूरा करना दोस्तों जरूरी होता है। और शादी से जुड़ी बातें भी दोस्तों इसमें चर्चा की गई है। अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय लागू सरकारी नियमों का पालन दोस्तों करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति शासन द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध पाई जाती है तो उसका मामला नियमानुसार विचाराधीन दोस्तों होगा। और दोस्तों भर्ती प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद और स्पष्टीकरण के लिए आयोग का निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। इसलिए केवल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और अफवाहों पर आप भरोसा न करें। हमेशा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को दोस्तों अंतिम मानें। तो दोस्तों अब मेरी आपके लिए जो दोस्तों महत्वपूर्ण सलाह रहेगी यहाँ पर, यदि आप जूनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं तो हिंदी टाइपिंग पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और यदि आप स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो स्टेनो और टाइपिंग दोनों का नियमित अभ्यास करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, ठीक है। और जल्दी ही इसका दोस्तों आयोग इस वेबसाइट पर सिलेबस भी डाउनलोड होगा। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की तैयारी अभी से शुरू कर दें। आवेदन की तिथि का इंतजार न करें। सभी प्रमाण पत्र पहले से दोस्तों तैयार करके रखें दोस्तों। तो दोस्तों अंतिम बात, यदि आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह भर्ती दोस्तों आपके लिए शानदार अवसर है। 398 पदों पर भर्ती, अच्छी सैलरी, न्यायालय विभाग की नौकरी और ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों है। तो दोस्तों मेरी सलाह है कि आवेदन करने के साथ साथ आज से ही टाइपिंग और लिखित परीक्षा की दोस्तों सारी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि प्रतियोगिता काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और तैयारी जितनी जल्दी करेंगे चयन की संभावना उतनी ही दोस्तों बेहतर होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को जो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले सभी भर्ती अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों साथ ही कमेंट करके बताइए आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।